नाउन एक ऐसा इंग्लिश का टॉपिक जिसे समझने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है और समझ भी जाते हैं तो लंबे समय तक वो अपने दिमाग में नहीं रख पाते, याद भी नहीं रख पाते। क्यों नाउन में इतनी प्रॉब्लम क्यों है बच्चों को, या फिर क्या नाउन इतना ही कठिन है समझना? आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग समझेंगे कि नाउन क्यों इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा सेंटेंस, अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि किसी भी बुक हो या फिर कोई भी पैराग्राफ हो या फिर कोई भी चीज़ हो इंग्लिश लैंग्वेज में, सेंटेंस से ही स्टार्ट होती है। चलिए देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हम देखना स्टार्ट करें तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर इसका एक और स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ना भी रहे तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो स्ट्रक्चर। अब गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का अगर रोल प्ले करना पड़े पार्ट्स ऑफ स्पीच को, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किन्हीं को अगर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करने के लिए बोला जाए तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बनते हैं वो क्या है, नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। तो हम देख सकते हैं कि नाउन का कितना भूमिका है, नाउन कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी भी सेंटेंस को बनाने में। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट भी नाउन रहता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन रहता है 90% में। बाकी 10% रहा प्रोनाउन रह सकता है, प्रोनाउन रह सकता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके सिवा, नाउन और प्रोनाउन के सिवा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा नहीं है जो कि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का फॉर्म या फिर रोल प्ले कर सके। इसीलिए नाउन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि सब इसको अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें। चलिए देखते हैं। अमूमन अगर देखा जाए ऐसे तो हमारे टेक्स्ट बुक में या फिर ग्रामर के किसी भी बुक में नाउन का यही डिफिनेशन दिया गया रहता है, नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, स्टेट और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन जो है एक नाम है, किसी का नाम है तो नाउन है। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, स्टेट और फीलिंग के नाम को भी क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हिंदी में देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यही 5 तरह के नाउन होते हैं। खैर ये तो बुक की बात रही। अगर हमको या आपको नाउन अगर अच्छे से पढ़ना है, अगर विस्तृत रूप से अगर पूरा उसको क्लासीफाई करके पढ़ना है ताकि लंबे समय तक हमें और आपको अच्छे से नाउन याद रह सके, तो कैसे पढ़ेंगे? चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सब का डेफिनेशन देख लेंगे। सबसे पहले इन सब का डेफिनेशन देख लेंगे। तो देखिए जैसे कि ये फर्स्ट 3 नाउन का डेफिनेशन है। प्रॉपर नाउन, ए पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अगर ख़ास नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे या फिर प्रॉपर नाउन कहेंगे। एग्जांपल में राम, वैष्णवी, राहुल या फिर किसी भी जगह का नाम, पटना हो गया जैसे में, वो सारे प्रॉपर नाउन के गिनती में आएंगे। ठीक। कॉमन नाउन, ए ग्रुप ऑफ सेम पीपल और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। सेम कैटेगरी ऑफ पीपल और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ग्रुप ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ पीपल और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसमें थिंग्स भी आ सकता है, जैसे में चेयर हो गया, टेबल हो गया। तो किसी भी एक जाति को का बोध कराने वाले व्यक्ति या फिर कोई भी जीव जंतु को हम किस में रख सकते हैं, कॉमन नाउन के कैटेगरी में रख सकते हैं। एग्जांपल में बॉय, कैट, डॉग एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन पे एक चीज़ समझिए, कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्ट जो हमारा है, कलेक्ट हमारा नाउन है, आई भी लगने से एडजेक्टिव बन जाता है। सो कलेक्टिव जो है 2 वर्ड, एक नाउन और एडजेक्टिव दोनों है, हो जाता है। ठीक। कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्शन ऑफ ऑल कॉमन नाउन एंड गिवन ए न्यू नेम इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब ये है, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉमन नाउन, जितने भी कलेक्टिव नाउन में जो जितने सारे नाउन मिलकर कलेक्टिव नाउन बनते हैं बेसिकली, वो सारे नाउन कॉमन रहते हैं। सारे नाउन क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ पे एक स्टूडेंट है, फिर ये दूसरा स्टूडेंट, ये तीसरा स्टूडेंट और ये चौथा स्टूडेंट, ये 4 स्टूडेंट हैं। एक कलेक्शन ऑफ ऑल कॉमन नाउन, चारों स्टूडेंट है तो चारों मेरे लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। चारों मेरे लिए क्या हुआ, कॉमन हो गया। ऐसा तो नहीं है कि पहला स्टूडेंट शाहरुख खान, दूसरा सलमान खान, तीसरा ऋतिक रोशन, ऐसा तो नहीं है। तो चारों स्टूडेंट मेरे लिए कॉमन है। एक कलेक्शन ऑफ ऑल कॉमन नाउन, चारों स्टूडेंट को हम क्या किए, कलेक्ट किए, एक रूम में बैठाएं, एक रूम में बैठा दिए एंड गिवन ए न्यू नेम इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। और इस रूम को एक नया नाम दिए, क्लास। इस रूम को एक नया नाम दिए, क्या, क्लास। तो क्लास जो न्यू नेम निकल के आया एंड गिवन ए न्यू नेम इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जो नया नाम निकल के आया वो हमारा क्या कहलाएगा,
कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। इसी तरह टीम को भी बनाया जा सकता है, इसी तरह से आर्मी को भी बनाया जा सकता है। इन सब में सारे कॉमन नाउन रहते हैं। अगर टीम का देखा जाए तो टीम में क्या रहते हैं, टीम में प्लेयर्स रहते हैं, खिलाड़ी। तो एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ी, तीन खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी ही हैं, कॉमन ही है। तो सारे कॉमन खिलाड़ी मिलकर टीम बन गए। उसी तरह से एक सोल्जर, दो सोल्जर, तीन सोल्जर, चार सोल्जर, चारों सोल्जर मिलकर क्या बन गए, आर्मी बन गए। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ए कलेक्शन ऑफ ऑल कॉमन नाउन एंड गिवन ए न्यू नेम इज कॉल्ड अ कलेक्टिव। आइए बाकी दो नाउन का डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आगे की क्लास जारी रखेंगे। तो ये रहा मटेरियल नाउन का डेफिनेशन। नाउन विच वी कैन मेजर एंड वेट बट वी कैन नॉट काउंट, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब ऐसा टाइप का नाउन जिसे हम केवल नाप सकें या फिर उसका वजन कर सकें, गिनती ना कर सकें, उस नाउन को हम क्या कह सकते हैं, मटेरियल नाउन कह सकते हैं। हिंदी में द्रववाचक संज्ञा कह सकते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, ऑयल, शुगर, राइस, सॉल्ट। इन सब चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। ऐसा नहीं कह सकते दुकान में जाकर कि 10 ऑयल दो हमको, या फिर ऐसा नहीं कह सकते हैं 10 चीनी का दाना चाहिए हमको। हम सीधे जाके कहेंगे कि हमको 1 kg चीनी चाहिए या 1 लीटर ऑयल चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज़ हम गिन के नहीं खरीद सकते। ये सारी चीज़ को खरीदने के लिए हमें इनका वजन ही करना पड़ता है, इसीलिए मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अभी इन जो अभी पांचों नाउन अभी बताया गया है, इन सारे पांचों में अभी बहुत कुछ बाकी है जो बताना अभी जारी रखेंगे, क्योंकि नाउन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी। अगला नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन विच वी कैन नॉट सी और टच बट वी कैन फील इट ओनली इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड abstract noun. Noun which we cannot see or touch but we can feel it only, that is called abstract noun. मतलब एक ऐसा नाउन जो कि हम ना देख सकें ना हम उसको टच कर सकें, केवल और केवल महसूस कर सकें, ऐसा नाउन क्या कहलाता है, ऐसा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। मतलब भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, इमोशन, वही मतलब होता है इसका। एग्जाम्पल में देखिए, लव, प्यार को हम देख नहीं सकते, महसूस ही कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं कर सकते कि मुझे आपसे 5 किलो प्यार है या मुझे आपसे 10 किलो प्यार है, ऐसा नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता ऐसा। ये सिर्फ महसूस कराने वाली या महसूस करने वाली बात होती है। एंगर, एंगर मीन्स होता है गुस्सा। ऐसा तो नहीं कह सकते किसी को कि हमको आपसे 5 किलो गुस्सा है, ऐसा गुस्सा 5 किलो है कि ऐसा फेंक के मारेंगे 5 किलो से सीधे माथा फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारा क्या दिखाना पड़ता है, महसूस किया जाता है, ना दिखाया जाता है ना कुछ किया जाता है, सिर्फ महसूस। थ्रस्ट मतलब प्यास, प्यास भी जब हमें लगती है तो क्या सिर्फ महसूस होता है, ऐसा तो नहीं है कि बोल सकते हैं इसके बारे में कुछ भी, सिर्फ महसूस होता है। तो ये थी हमारी जनरल केस वाली जो नाउन का डिफिनीशन होता है या फिर नाउन के बारे में जानकारी होती है। अब ये जनरल केस क्या हुआ, अब ये जनरल केस क्या है, बात यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ रही होगी कि अब ये जनरल केस क्या है। तो बताते हैं। जनरल केस का मतलब ये हुआ बाबू कि जो नाउन आज तक आप लोगों ने पढ़ा था, सुना था, समझा था, देखा था, वो सारे नाउन जनरल केस में आ गए। ठीक, इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा था कि आज के इस वीडियो में हम नाउन को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। मैंने नाउन को अच्छे से समझने के लिए और समझाने के लिए नाउन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट का नाम रखा जनरल केस, पहले पार्ट का क्या नाम रखा, जनरल केस। दूसरे पार्ट का नाम रखा, दूसरे पार्ट का क्या नाम रखा, दूसरे पार्ट का नाम रखा रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नाउन। तीसरे पार्ट का क्या नाम रखा, तीसरे पार्ट का नाम रखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अब ये सब क्या है, जनरल केस, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यहीं से नाउन का एडवांस लेवल चालू हो जाता है और ये समझना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। देखिए, जनरल केस में हम वो सारी चीज़ें पढ़ लिए जिसमें हमारा नाउन का और नाउन का डेफिनेशन, नाउन के बारे में हिंदी में नाउन किसको कहते हैं, क्या है, नाउन के 5 टाइप्स, उनके सारे डेफिनेशन उनके हिंदी में, उनका एग्जांपल के साथ, ये सब हम जनरल केस में पढ़ लिए और हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे इन सारी चीज़ों को। अब भी हम लोग को पढ़ना है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, और एक नाउन के बारे में है जो मिसलेनियस है। मिसलेनियस है वो चीज़ आने वाले किसी वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये समझिए कि 3 पार्ट में नाउन को हम डिवाइड कर दिए हैं, आपकी सहूलियत और अपनी सहूलियत के लिए भी, ताकि ये अच्छे से हम लोग के दिमाग में रह सके। जनरल केस आप लोग को बता दिया गया, समझा दिया गया किस तरह क्या होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नाउन अभी आप लोग को बताया जाएगा, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन बताया जाएगा। चलिए देखते हैं।
रूल्स ऑफ नाउन। रूल्स ऑफ नाउन, पहला नाउन प्रॉपर नाउन है, तो इसी के रूल के साथ स्टार्ट करते हैं। रूल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग को बताना है उसके बारे में। लिख रहे हैं राम इज़ गोइंग टू द मार्केट। टू द मार्केट, पहला है ये। दूसरा, ए राम इज गोइंग टू द मार्केट। तीसरा, राम इज गोइंग। राम इज़ गोइंग। अब ये तीनों सेंटेंस में से हमको ये बताइए, तीनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, फर्स्ट वन, सेकंड वन या थर्ड वन? चलिए हम बताते हैं। राम इज़ गोइंग टू द मार्केट, ये सेंटेंस सही है। ए राम इज़ गोइंग टू द मार्केट, ये सेंटेंस गलत है। राम इज़ गोइंग, ये सेंटेंस सही है। अब ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट वाला सेंटेंस सही, सेकंड वाला गलत, थर्ड वाला सही। चलिए देखते हैं, इसी से हमारा रूल पहला निकलेगा। प्रॉपर नाउन का पहला रूल क्या कहता है? रूल फर्स्ट जिसको बोल सकते हैं हम, प्रॉपर नाउन का रूल फर्स्ट ये कहता है, प्रॉपर नाउन, इसको आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। देख सकते हैं, राम इज़ गोइंग टू द मार्केट, इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा था? किसी व्यक्ति का नाम तो राम ही है, तो राम का लेटर, पहला लेटर क्या रहना चाहिए? कैपिटल लेटर रहना चाहिए। कैपिटल लेटर है, इसीलिए सेंटेंस सही है। ए राम इज़ गोइंग टू द मार्केट, अब इसमें भी पहला लेटर कैपिटल था, आर कैपिटल है, तो ये सेंटेंस गलत क्यों है? तो इससे हमारा दूसरा निकलेगा रूल। दूसरा रूल निकलेगा। दूसरा रूल क्या है देखिए, रूल सेकंड, प्रॉपर नाउन का रूल सेकंड क्या है, लिखते चलिए ताकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा हो। प्रॉपर नाउन का सेकंड रूल क्या है? प्रॉपर नाउन का सेकंड रूल कहता है, प्रॉपर नाउन का जो सेकंड रूल कहता है, प्रॉपर नाउन, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए प्रॉपर नाउन का सेकंड रूल कहता है, वी डिडंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। हम लोग कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते प्रॉपर नाउन से पहले। 99% के केस में, जब भी 99% आए तो ये मान के चलिए 1% तो एक्सेप्शन ही है, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। जब भी हम किसी भाषा को पढ़ने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपवाद होती है, एक्सेप्शन होती है। देखने में लगेगा सही है, सही नहीं हो सकता, उसके जगह पे कुछ दूसरा चीज़ हो सकता है। एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर। प्रॉपर नाउन 99% केस में हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते। देखिए यहाँ पे आर भी कैपिटल था, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये इसीलिए गलती है, आर्टिकल लगा हुआ है। सेकंड वाला सही क्यों था? फर्स्ट रूल के हिसाब से प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल रहना चाहिए, तो ये पहला लेटर का कैपिटल तो है नहीं, आर जो है आर स्मॉल है, तो क्या दिक्कत हो गई भाई? आइए समझते हैं। एक राम होता है, एक आर एम होता है राम। अब दोनों का डिफरेंस समझिए। दोनों का डिफरेंस अगर समझेंगे हम, तो एक है किसी व्यक्ति का नाम, ये भी देखने में लग रहा है किसी व्यक्ति का नाम, लेकिन ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये आर ए एम राम है, लेकिन ये रैम है, इसका प्रोनाउंसिएशन रैम। रैम मतलब होता है मेल शिप, SHWP, जिसको हम भेड़ बोल सकते हैं। रैम का मतलब ये हो गया। देख रहे हैं, खाली एक कैपिटल लेटर का ही डिफरेंस है, जिसका मतलब क्या निकल जाता है, क्या से क्या हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे रैम है, रैम, राम नहीं, रैम है। रैम इज़ गोइंग, भेड़ जा रही है, या भेड़ जा रहा है, सॉरी। तो इसलिए ये सेंटेंस सही था। तो ये दो रूल था प्रॉपर नाउन का। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब कॉमन नाउन की तरफ चलते हैं। कॉमन नाउन का कुछ रूल्स देखते हैं। कॉमन नाउन का कुछ रूल्स देख लेते हैं।
एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। जितने भी रूल्स समझा जाएगा एग्जांपल के थ्रू ही समझा जाएगा, क्योंकि इससे आप लोग को भी समझने में आसानी होगी, मुझे भी समझाने में आसानी होगी। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 2 एग्जांपल ले रहे हैं। पहला एग्जांपल, आई सॉ बॉय was going, I saw boy was going। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, I saw a boy was going। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, I saw the boys was going। अब बताइए इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये जो ऐसे करवा रहे हैं ना, करेक्ट इनकरेक्ट, यही सब सारी चीज़ों से आपका ब्रेन है जो डेवलप करते जाएगा कि नाउन को कैसे समझे। किसी भी चीज़ को पढ़िए तो ये समझिए कि ये चीज़ होता क्यों है, क्या है इसके पीछे कारण, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। ये सब पूछने का, खोजने का कोशिश करते रहिए, ताकि इससे आपके ब्रेन को क्या हो सके, ट्रेनिंग मिलता रहे सभी चीज़ों को जांचने का, परखने का, फिर उसको याद करने का, समझने का। किसी भी कोई भी बोल दिया कि हाँ ये नाउन है ऐसे वैसे, तुरंत मान लेने का नहीं, उसको समझने का क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, फिर याद करने का। आइए देखते हैं। आई सॉ ए बॉय वाज गोइंग, आई सॉ ए बॉय वाज गोइंग, क्या लगता है सही है? आई सॉ बॉय वाज गोइंग, सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आई सॉ ए बॉय वाज गोइंग, सेंटेंस इज करेक्ट। आई सॉ द बॉयज वाज गोइंग, सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब ये कैसे हुआ? पिछले वाला में फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सही था, बीच वाला गलत था। इस वाला में फर्स्ट थर्ड दोनों गलत है, बीच वाला सही है। देखिए कैसे बताते हैं। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, सीखने में? सीखिए। देखिए, सेकंड वन इज़ राइट बिकॉज। इससे पहला रूल निकलता है हमारा कॉमन नाउन का। रूल फर्स्ट क्या बोलता है कॉमन नाउन का? रूल फर्स्ट कॉमन नाउन का ये बोलता है कि किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का, मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन uses article before। सिंगुलर कॉमन नाउन यूजेस आर्टिकल बिफोर, मतलब सिंगुलर अगर कोई भी कॉमन नाउन रहे तो उससे पहले हमें आर्टिकल लगाना 100% ज़रूरी है। आया बात समझ में? देखिए यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन है, बॉय क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसीलिए बॉय से पहले आर्टिकल आया है तो बोलेंगे जी हाँ आया है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसमें सिंगुलर कॉमन नाउन था ना, इससे कहीं आर्टिकल दिख रहा है नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे प्लूरल कॉमन नाउन है, बॉयज़ है, प्लूरल कॉमन नाउन है, इससे पहले भी आर्टिकल आया हुआ है, तो इस थर्ड वाला सेंटेंस गलत है। थर्ड वाला सेंटेंस से हमारा रूल सेकंड निकलता है। थर्ड वाला सेंटेंस से रूल सेकंड क्या निकला? प्लूरल कॉमन नाउन, ऐसे लिख रहे हैं PCN, प्लूरल कॉमन नाउन। प्लूरल कॉमन नाउन डोंट, प्लूरल कॉमन नाउन PCN, प्लूरल कॉमन नाउन डोंट यूज आर्टिकल। प्लूरल कॉमन नाउन आर्टिकल यूज़ नहीं करता, या फिर आर्टिकल अगर प्लूरल कॉमन नाउन से पहले है तो सेंटेंस गलत है। प्लूरल कॉमन नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। रूल सेकंड था। रूल नंबर इसका अगर थर्ड हम देखना चाहें तो थर्ड देख सकते हैं। रूल थर्ड देखने से पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ही थिंक्स he is सलमान खान, चाहे he thinks he is सलमान, राइट। अगला है, फर्स्ट वन था, ये सेकंड वन, कालिदास is the Shakespeare of India। He thinks he is सलमान, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अब इन दो सेंटेंसों में आपको डिसाइड करना है कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। चलिए देखिए, he thinks he is सलमान,
ये सेंटेंस गलत है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस सही है। क्यों, ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। इनसे रूल निकलेगा हमारा कॉमन नाउन का तीसरा रूल। 2 रूल हम पीछे लिखा चुके हैं जो अभी रब किए। आई होप यू राइट डाउन इन योर कॉपी। रूल थर्ड देखते हैं। रूल थर्ड क्या कह रहा है? रूल थर्ड कह रहा है कॉमन नाउन में कि अगर कभी भी एक प्रोनाउन या फिर नाउन, दोनों तो सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कोई अगर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ तुलना करे, अगर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ तुलना करे या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश करे कि दोनों समान है, या फिर एक प्रॉपर नाउन, ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी ऐसा दिखाया जाए कि एक प्रॉपर नाउन किसी भी कॉमन नाउन की तरह यूज़ हुआ है सेंटेंस में, तो वहाँ पे तुलना दोनों के बीच में हो रही है, तो दोनों क्या सामान्य हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों मतलब दोनों का मतलब कैपेबिलिटी, एबिलिटी या फिर जो फेमस चीज़ होता है वो सब समान बराबर है। अगर बराबर है तो ठीक, बराबर नहीं है तो दिक्कत है। समझिए बात को। तो देखिए, ही मतलब कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी किसी गली मोहल्ले का। सलमान इज़ ए सेलिब्रिटी, तो क्या ही और सलमान दोनों का तुलना हो सकता है? दोनों का कैपेबिलिटी, एबिलिटी, जो भी क्षमता है सब मैच कर सकता है, बराबर हो सकता नहीं। सलमान ऊपर है ही से। तो यहाँ पे इज़ का प्रयोग होने के बाद आर्टिकल आना ज़रूरी है। कैसे? देखिए, ये सेंटेंस गलत इसीलिए है। अगर ये सेंटेंस सही से अगर बनाया जाए तो इस तरह बनता, ही थिंक्स ही इज़ ए सलमान, अब ये सेंटेंस सही है। अब ये सेंटेंस क्या है? अब ये सेंटेंस सही है क्योंकि सलमान एक प्रॉपर नाउन है और इसे यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह दिखाया गया है। इसे यहाँ सलमान एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को यहाँ पे कौन सा नाउन के रूप में दिखाया गया है? कॉमन नाउन के रूप में दिखाया गया है, इसलिए आर्टिकल ए आ रहा है। नहीं तो हम लोग प्रॉपर नाउन के रूल में जानते हैं प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आया है क्योंकि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में दिखाया जा रहा है। आगे देखते हैं। तो ये रूल नंबर 3 था कि अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया हो, इफ़, रूल नंबर 3 देख लीजिए कॉमन नाउन का, इफ़ प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन देन आर्टिकल इज़ यूज्ड। आर्टिकल लगेगा अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज़ हुआ हो तो। सेकंड वाला सही था। क्यों सही था? इसमें तो आर्टिकल द है लगा हुआ शेक्सपियर से पहले। शेक्सपियर प्रॉपर नाउन, कालिदास प्रॉपर नाउन, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे आर्टिकल द है, यहाँ पे आर्टिकल ए था, तब ये सही हुआ था। यहाँ पे आर्टिकल द क्यों आया है? तो देखिए, मैंने क्या बताया, जब एक प्रॉपर नाउन का तुलना किया जाएगा किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, अगर दोनों का महानता, कैपेबिलिटी, एबिलिटी अगर मैच कर जा रहा है तो वहाँ पे आर्टिकल द लगेगा। अगर मैच नहीं कर पा रहा है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। देख रहे थे, ही एक गली मोहल्ला का लड़का था, सलमान एक सेलिब्रिटी था, मैच नहीं कर पा रहा था कैपेबिलिटी, महानता या फिर जो कुछ भी हो, तो यहाँ पे आर्टिकल ए आ गया क्योंकि प्रॉपर नाउन को ट्रीट किया गया था कॉमन नाउन की तरह। यहाँ पे भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया गया है, लेकिन शेक्सपियर भी एक महान पर्सन थे, कालिदास भी एक महान पर्सन थे। क्योंकि दो महान पर्सन के बीच में तुलना हो रहा है या फिर दोनों का विशेषताएँ दिखाई जा रही है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। तो रूल 4 इसी में लिख लेंगे हम। रूल 4, इफ़, चलिए यहाँ लिख देते हैं। रूल 4, इफ़ proper noun used as common noun and for noun, okay, a proper noun used as common noun but their abilities are same, then article the is used। ये चौथा रूल था। आर्टिकल द इज यूज्ड इफ proper noun used as common noun but their abilities are same, then article the is used।
4 रूल लिखा गया कॉमन नाउन का। चलिए अब आगे कलेक्टिव नाउन का रूल देख लेते हैं। रूल ऑफ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के रूल देखेंगे। कलेक्टिव नाउन का रूल देखिए तो इसमें एक स्ट्रक्चर का हमेशा याद रखिएगा, ए या एन प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन आता है इसके बाद। कौन सा? प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म वाला, सिंगुलर नहीं, प्लूरल फॉर्म वाला। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल अगर देखें तो देखिए, ए बेबी, वेवी, बेबी नहीं, बेबी नहीं, वेवी, वेवी है, वेवी, ए बेबी ऑफ गर्ल्स, ए बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के झुंड को वेवी बोला जाता है, वेवी। ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज़ गोइंग, उसके बाद प्लूरल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज़ गोइंग टू द सिनेमा, या सिनेमा लिख सकते हैं, सिनेमा अगर नहीं लिखना है तो ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज़ गोइंग टू प्ले, खेलने जा रही है लड़कियों की ग्रुप। ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज़ गोइंग टू प्ले। ठीक, ये बात थी, क्योंकि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या रहता है? सिंगुलर रहता है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल अगर दिखाया जाए या फिर प्लूरल में यूज़ किया जाए तो अपने साथ ही प्लूरल वर्ब ही लेगा, प्लूरल वर्ब ही लेगा। अब कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल कब दिखा सकते हैं? कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, प्लूरल कब दिखेगा? प्लूरल तब दिखेगा जब कलेक्टिव नाउन में क्या आ जाए? कलेक्टिव नाउन में सेपरेशन आ जाए। सेपरेशन मतलब अलगाव, अलगाव या मतभेद, मतभेद। एग्जाम्पल देखिए, अगर इस तरह से लिखते हैं, ए टीम इज़ प्लेइंग, ए टीम इज़ प्लेइंग, इसमें क्या? इसमें ए टीम जो है कलेक्टिव नाउन, टीम कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि ये टीम में एकता दिखा रहा है, टीम खेल रही है। इसमें कहीं भी अलगाव या फिर मतभेद या फिर सेपरेशन वाली बात नहीं है, कोई भी नेगेटिव बात नहीं है, इसीलिए ए टीम इज़ प्लेइंग है। और अगर इसमें अलगाव हो जाए, अगर इसमें क्या हो जाए? अलगाव हो जाए, अगर इसमें अलगाव हो जाए तो कैसे ये लिखाएगा? देखिए, अलगाव अगर हो जाए तो इस तरह से लिखा सकता है, ए टीम आर divided over the issue of captainship, मतलब एक कैप्टनशिप को लेकर टीम में क्या होगी? दरार होगी। अब देखें, ए टीम है, यहाँ पे आर आया है, यहाँ पे भी ए टीम था, यहाँ पे ईच है, यहाँ पे एकता था, अखंडता था, विश्वास था, प्यार था, मोहब्बत था, सब कुछ था, इसीलिए यहाँ पे ईज है। यहाँ पे क्या हो गया? सेपरेशन, बंटवारा, अलगाव, मतभेद। किस चीज़ को लेकर? तो लेकर कैप्टनशिप को, कि कौन टीम का कैप्टन बनेगा, इस चीज़ को लेकर अलगाव हो गया, टीम में फुट हो गई, प्लूरल वर्ब यूज़ हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए, कलेक्टिव नाउन में बस यही था, 2 चीज़ कि एक स्ट्रक्चर याद रखने वाली बात थी और ये सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब की बात थी। आगे वाले नाउन को देखते हैं। 4th नंबर का नाउन हमारा कौन सा था? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन अगर बोला जाए द्रव्यवाचक संज्ञा, उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? उसको वेट कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, समझेंगे। फर्स्ट रूल अगर इसका देखें, डायरेक्ट इसका रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल अगर देखें तो एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरीथिंग विच वी कैन ईट और ड्रिंक, दैट्स मटेरियल नाउन। जो भी हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो सारा चीज़ क्या होता है? मटेरियल नाउन ही होता है, पहला। दूसरा चीज़, रूल सेकंड बोल सकते हैं इसको, अगर ए कोई प्रोडक्ट है,
इससे बी कोई प्रोडक्ट बना, तो जो नया प्रोडक्ट बना वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और ए जो था सबसे शुरू वाला प्रोडक्ट जो था वो हमारा मटेरियल नाउन बन जाएगा। याद रखना, अगर कोई ए प्रोडक्ट है उससे हम बी प्रोडक्ट बना लेते हैं तो बी बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, और जो ए प्रोडक्ट था पहले वो हमारा मटेरियल नाउन रहेगा। एग्जांपल में देख लो, गोल्ड से अगर हम ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड से अगर ज्वेलरी हम बनाते हैं तो ज्वेलरी हमारा कॉमन नाउन और गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन। याद रखना, मटेरियल नाउन में एक और बात याद रखने वाली है, क्या इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, कभी भी प्लूरल वर्ब इसके साथ नहीं लगेगा। यह है मटेरियल नाउन। चलिए मटेरियल नाउन देख लिए हम, लास्ट वाला नाउन देख लेते हैं। लास्ट वाला नाउन क्या है, जो लास्ट नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बेचारा सबसे प्यारा नाउन है, सबसे सिंपल, सबसे प्यारा, सबसे शांत रहने वाला नाउन है, बिल्कुल मेरी तरह। सही है ना, बिल्कुल मेरी ही तरह, हम भी तो शांत रहते हैं। चलिए आइए देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें कुछ खास उतनी बात रहती नहीं है, इसमें सिर्फ एक जेंडर पढ़ने वाला रहता है। जेंडर कितने तरह के हैं आप लोग को पता है। जेंडर 4 तरह के होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और एक न्यूटर। मस्कुलिन जेंडर वो जिसमें मेल दिखाया जाता है, मेल एनिमल, फेमिनाइन फीमेल एनिमल, कॉमन में बोथ, चाहे ऐसे बोल सकते हैं नॉर मेल नॉर फीमेल, पता ही नहीं चलता। जैसे में डॉक्टर, पुलिस, टीचर, पेरेंट्स, ये सब हो गए। जो आगे किस में, डॉक्टर, पुलिस, टीचर, कॉमन में आ गया, पता नहीं है लड़का है कि लड़की रहेगा जो। ठीक, फेमिनाइन में सारी चीज़। मस्कुलिन में एक और चीज़ आपको बता देते हैं, बोल ही के बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। मस्कुलिन ऐसे सिर्फ मेल को नहीं दिखाता, वो सारी चीज़ जो गर्म होते हैं, हीट, जो सारे एग्रेशन में रहते हैं, वो सारे मस्कुलिन जेंडर में आते हैं। जैसे सन हो गया, SUN, सन हमारा मस्कुलिन जेंडर है, सूरज। फेमिनाइन जेंडर जो कूल रहती है, जो ब्यूटीफुल रहती है, जो शांत रहती है, बेसिकली वो सब चीज़ जो आता है फेमिनाइन जेंडर में आता है। जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, ये सब। न्यूटन, नॉन लिविंग थिंग्स, यही है नॉन लिविंग थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल बेसिकली नाउन है। इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगता है, इसके साथ में हमेशा कौन सा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब भी लगता है। चलिए, आई होप कि रूल्स ऑफ नाउन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत और रूल्स हैं, एक आध दो जो हम मिसलेनियस में पढ़ेंगे। आई होप कि रूल्स ऑफ नाउन आपको समझ में आ गया होगा। जो बता रहे हैं यहाँ पे उसको अपने कॉपी में राइट डाउन करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग आज का लास्ट टॉपिक, जिसको मैंने नाम दिया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन की पहचान कैसे करें, नाउन कहाँ यूज़ होता है, कैसे देखें, नाउन कब यूज़ होता है, नाउन के आसपास कौन से शब्द हैं जिसको देख के पहचान सकें कि नाउन है। आइए देखते हैं सब कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वर्ड्स एंडिंग विथ सफिक्स like NEWS, TION, ION, AGE, ITY, TY, LEDGE, HWD, ANCE, ENCE, AR, OR। सफिक्स उसको बोला जाता है जो किसी वर्ड के लास्ट में लगते हैं, प्रीफिक्स उसको बोला जाता है जो किसी वर्ड के सबसे पहले लगते हैं। तो ये सारे जो लेटर्स हैं किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर लगे हों तो आंख बंद करके आप लोग को बता देना है कि वो वर्ड कौन सा है, नाउन है। वो वर्ड कौन सा है, नाउन है।
चलिए ये पहला था, दूसरा समझिए कैसे सीखेंगे, जो कैसे पकड़ेंगे, जो कौन सा नाउन है। अपस्ट्रॉफी, अपस्ट्रॉफी ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर अपस्ट्रॉफी, आफ्टर अपस्ट्रॉफी। आफ्टर अपस्ट्रॉफी क्या आता है, नाउन आता है वो। अपस्ट्रॉफी के बाद क्या आता है, नाउन आता है। एग्जांपल भी दे के दिखा देते हैं, देखिए जैसे लिखे बॉयज़, बॉय नाउन है, अपस्ट्रॉफी आ गया ना इसमें। अब अपस्ट्रॉफी के बाद क्या आएगा, बॉयज़ पेन, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, नाउन आएगा, लड़का का कलम, बॉयज़ पेन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, अगर बीच में कुछ भी जगह खाली बचे तो अपस्ट्रॉफी बीच में, उसके बाद तो नाउन आना ही है, तो बीच में आ सकता है एडजेक्टिव आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आ सकता। एग्जांपल में देखिए, राम्स, अपस्ट्रॉफी लग गया, खाली बीच में जगह छोड़ दिए। अगर सिस्टर भी इधर लिखते हैं तो ये नाउन है, खाली जगह है तो इसमें एडजेक्टिव आना है, तो एल्डर, राम्स एल्डर सिस्टर, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है। तो दो को समझे, अपस्ट्रॉफी के बाद नाउन आ सकता है, और ये सारे जो वर्ड्स हैं इन सब से जो सफिक्स एंड होता है उन सब में ये सब क्या हो सकते हैं, ये नाउन रह सकते हैं। चलिए राइट डाउन इसको कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट समझते हैं कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकें। आफ्टर एन एडजेक्टिव, आफ्टर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आने वाला 100% नाउन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 100% क्या होगा, नाउन होगा। एग्जाम्पल, BUTIFUL, ब्यूटीफुल लेडी, लेडी नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद आने वाला 100% नाउन ही होगा, क्लियर रखिएगा। चौथा पॉइंट देखिए, आफ्टर आर्टिकल, आफ्टर आर्टिकल, ये बात ध्यान रखिए, आर्टिकल इंग्लिश में आया ही है नाउन के लिए। आफ्टर आर्टिकल नाउन, आफ्टर आर्टिकल नाउन रहेगा, क्योंकि आर्टिकल नाउन के बिना कुछ नहीं है, आर्टिकल नाउन के बिना कुछ भी नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है नाउन के बिना। इसका 3 फॉर्मेट रहता है, आर्टिकल जो है, आर्टिकल नाउन के साथ आने के लिए 3 फॉर्मेट रहता है, रह सकता है ए, एन या द प्लस नाउन। गौर से देखिएगा, ए, एन, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, रह सकता है ए, एन, द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये इसका 3 फॉर्मेट है, यही 3 फॉर्मेट में ये चलता है इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर इसका एग्जांपल दें तो देखिए, एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं, समझिएगा। ए कार, कार हमारा नाउन, ए हमारा आर्टिकल, पहला प्रूव हो गया। दूसरा, ए उसके बाद एडजेक्टिव रह सकता है, नाउन रह सकता है, तो देखो ए कोस्टली, COSTLY, ए कोस्टली कार, कार नाउन है हमारा, कोस्टली एडजेक्टिव है हमारा, और ये तो आर्टिकल है ही, तो आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन प्रूव हो गया। थर्ड वाला देख सकते हैं, ए, एन, द, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन, यहीं पे देख लीजिए, ए कोस्टली कार, तो इसको कर दीजिए ए वेरी कोस्टली, ए वेरी कोस्टली कार। ए हमारा आर्टिकल, आर्टिकल है, एडवर्ब तो वेरी एडवर्ब हमारा, एडजेक्टिव कोस्टली एडजेक्टिव हमारा, और कार हमारा तो नाउन है ही। देख लिए कैसे प्रूव हो गया जो। तो ये था आर्टिकल का, आर्टिकल के बाद नाउन ही नाउन आप आएगा ही आएगा। चलिए पाँचवा और लास्ट रूल देख लेते हैं, और आज के इस वीडियो का लास्ट पार्ट भी यही रहेगा। देख लेते हैं पाँचवा क्या कहता है। पाँचवा, आफ्टर प्रीपोजिशन,
आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन अगर बोला गया है बाबू, आफ्टर प्रीपोजिशन मतलब इन, ऑन, एट या कोई भी प्रीपोजिशन रहे, अगर हमको बोला जाए कि इन सब के बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है, उसके सिवा कुछ नहीं लिखना, तो 90% केस में नाउन लिखाएगा प्रीपोजिशन के बाद, 10% के केस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखाएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखाएगा? आईएनजी फॉर्म लिखाएगा 10%, 90% नाउन लिखाएगा। ध्यान रखना इस बात को, आफ्टर प्रीपोजिशन आ सकता है। आने वाले अगले लेक्चर या फिर क्लास में हम नाउन का एक अलग से मिसलेनियस जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।